देखो चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है वेक्टर अलजेब्रा। बेसिक बात यह है कि हमारे पास किसी भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये ए ये बी, एक इसका टेल एक इसका हेड होता है हमारे पास, तो ये ए बी वेक्टर कहलाता है। जनरली हम इसको ए बी और ऊपर ये एरो का निशान लगा देते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर हमारे पास जो है वो कभी भी बी ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। आमतौर पर हम जनरल वेक्टर को शो करते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये आई जे के जो होते हैं हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने पढ़ा है कि तीन एक्सिस आपके पास होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर चलता है वो कहलाता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो जाता है वो कहलाता है के कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो जाता है हमारे पास वो कहलाता है के कैप। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब हमारे पास जब ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनके अलोंग आपके पास जो यूनिट वेक्टर हैं वो है आई जे और के। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, क्या मतलब है यूनिट वेक्टर का, वो सुन लीजिए। यूनिट वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको हम यूनिट वेक्टर करेंगे। टॉपिक है हमारे पास यूनिट का पूरा। अब इसके अंदर किसी भी वेक्टर के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है स्केलर कंपोनेंट्स, जिसे कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह देते हैं। ये होते हैं कौन से, जो यानी कि ये लिखे हैं आपके पास आई जे के साथ एक्स वाई और जेड, ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। दूसरा होता है हमारे पास मेरे बच्चे वेक्टर कंपोनेंट। वो कौन से होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स? वेक्टर कंपोनेंट्स में आई जे के साथ लग जाता है, यानी कि डायरेक्शन साथ लग जाती है उसके। तो हम कह सकते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के, ये हमारे पास है इन तीनों के वेक्टर कंपोनेंट्स। तो याद रखना स्केलर कंपोनेंट्स में सिर्फ जो आई जे के साथ होते हैं वो कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, और वेक्टर कंपोनेंट्स का मतलब है आपके पास कि एक्स आई वाई जे और जेड के, जिसमें आई जे के क्या है, ये है यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हमारे पास हैं वो कहलाते हैं आई जे के। इसके बाद आगे समझिए, अगला टॉपिक आपने अपनी कॉपी में जो लिखा है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखो डेफिनेशन तो आपने लिखी हुई है कि भाई इनिशियल और फाइनल, 2 मिनट रुकें सिर्फ। डेफिनेशन आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की, कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो सीधे भाषा में मैं आपसे ये कहूं कि मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की कितनी लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, क्या तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का, वो समझ लीजिए ध्यान से कि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते कैसे हैं। तो आपके पास मान लीजिए कि कोई भी एक जनरल वेक्टर लिखा है, सपोज करिए आर वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपके पास एक वेक्टर लिखा है और आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है, तरीका लिखने का, ये आप कहो सर ये निशान तो पहले भी हमने कई बार पढ़ा। देखो अगर ये साइन किसी नंबर पे लगा होता है तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है ये।
अगर ये किसी वेरिएबल पे लगा होता है तो ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। अगर ये साइन किसी मैट्रिक्स पे लग जाए तो ये कहलाता है डिटर्मिनेंट। और अगर ये साइन हमारा किसी वेक्टर पे लग जाए तो ये कहलाता है उसका मैग्नीट्यूड। एक ही साइन के 4 अलग अलग मतलब हैं, ये नोट्स में नहीं लिखी हुई है बात। ये बात नोट्स में नहीं लिखी हुई है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इसी साइन के हमारे पास 4 अलग अलग मतलब हैं। किसी अगर कांस्टेंट के दोनों तरफ लगता है तो ये कहलाता है साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्स के अराउंड या किसी भी फंक्शन के अराउंड लगता है तो ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। किसी मैट्रिक्स के अराउंड लगता है तो ये कहलाता है डिटर्मिनेंट। और किसी भी वेक्टर के अलोंग लगता है, अगर ये आर वेक्टर के अलोंग लगा दिया तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जैसे कि यहां। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, निकलता कैसे है, फार्मूला क्या है, तो वो है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। याद रखना मैग्नीट्यूड लेंथ है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सब लिखा हुआ है आपके पास, आप देख सकते हैं आपके नोट्स में, इन बातों को छोड़कर। इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास लिखा है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, उसे भी समझ लें ध्यान से। वैसे तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जिसकी लेंथ 1 होती है, यूनिटी होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिटी मतलब 1, 1 यूनिट जिसकी होती है हमारे पास लेंथ, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। और उसे हम जनरली एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए कैप का फार्मूला क्या है, कैसे निकलता है ए कैप, तो याद रखना किसी भी वेक्टर ए वेक्टर को, किसी भी वेक्टर ए वेक्टर को अगर आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो जो वेक्टर आपके पास आता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या कहा मैंने आपसे, दोबारा समझ लें एक बार, कि वो वेक्टर जो कि अपने आप को ही अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर निकलता है, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये तो ये आपके पास हुआ यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है यूनिट वेक्टर का, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल नोट कर रखा है अपने पास, देखें ध्यान से, एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से। आपसे ये कहा गया कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ए वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपको ए वेक्टर दिया है 2i माइनस 3j और प्लस 4k। आपसे कहा गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए हमें। कोई बात नहीं, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 9 29, तो रूट 29 आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको वेक्टर पता चल गया, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया। उसने कहा यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा, यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपने फार्मूला लगा दिया। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये आपको मिल गया 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 29। आप इस रूट 29 को तीनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, यानी कि
आंसर आ गया 2/√29 आई कैप, 3/√29 जे कैप और 4/√29 के कैप। ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये यूनिट वेक्टर क्यों है, हमें कैसे पता होगा कि ये यूनिट वेक्टर है? अरे भाई आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो ना। अगर आपको जरा सा भी कहीं डाउट है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या बैठेगा, √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या बैठेगा बोलिए? यह आ जाएगा 4/29, 3 का स्क्वायर 9/29, 16/29, यानी कि रूट में आ गया 29/29, कट के मिला आपको 1। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, ये वेरिफिकेशन है, करके नहीं दिखाना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ यू चेक वेदर द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। सिंपली यू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 then we can say it is a unit vector, otherwise it is not a unit vector। तो ये आपके पास एक वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर निकाला और ये वेरीफाई करके दिखा दिया। इसके बाद आपने एक हेडिंग डाली हुई है अपने पास नोट, आपकी कॉपी में एक हेडिंग डली है नोट। उसमें यह लिखा है कि अगर आपको किसी भी दिए हुए वेक्टर के अलोंग एक मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी दिए हुए लेंथ का, जैसे एक क्वेश्चन आपने नोट करा हुआ है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7, अब की बार मैग्नीट्यूड मांग रहा है 7, यानी कि लेंथ 7 मांग रहा है आपसे, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, जहां पे ए आपको दे दिया, तो उसमें कुछ नहीं करना होता। मान लीजिए आपको एक ए वेक्टर दे दिया और आपसे कहा मैग्नीट्यूड चाहिए हमें इस बार n, तो जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो होगा n इंटू ए कैप। क्या मतलब, आप यूनिट वेक्टर निकाल लो और जितना आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, जितना आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, एक्सप्लेन कर देता हूं इसी में ही, आपको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास ये था जो आप लोगों ने नोट किया था कि फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 7 along the direction of the vector a vector where a vector is equal to 2i plus 3j minus 4k। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला वेक्टर का जो आपको चाहिए, वो n है, ये n की वैल्यू दे रखी है 7, यहां पे ठीक कर लीजिएगा, n 7 है आपके पास। आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, वो आपके पास हो गया √29। आपने ए कैप निकाला, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, आपको ये मिल गया। 7 से आपने मल्टीप्लाई कर दी तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया कि 14/√29 आई, 21/√29 जे और -28/√29 के, ये वेक्टर आपको मिल गया। देख लें ये पॉइंट क्लियर हो गया? बता दें चैट बॉक्स में, आगे चलें। ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है बच्चे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका है वेक्टर के नेगेटिव का, किसको बोलते हैं नेगेटिव? तो बस सीधी भाषा में आप ये समझ लें, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव का मतलब और कुछ नहीं होता। नेगेटिव का मतलब हमारे पास होता है कि आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड वही का वही, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो आपके पास अगर एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो उसका नेगेटिव होगा बी ए वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वेक्टर इक्वल होगा माइनस ऑफ बी ए वेक्टर के।
वैसे इक्वल नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं इनका, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है हमारे पास, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव लग जाता है। कहीं भी अगर आप चेंज करेंगे, ए बी को बी ए लिख रहे हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप बी ए वेक्टर को ए बी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो बी ए कभी भी ए बी के इक्वल नहीं होता, बी ए हमेशा माइनस ऑफ ए बी के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये कहलाता है वेक्टर का नेगेटिव। डेफिनेशन आपने लिखी हुई है कि a vector whose magnitude is same as that of the given vector but direction is opposite to that of it is known as negative of vector। एग्जाम्पल भी बता रखा है कि वेक्टर बी ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी, बी ए जो है वो ए बी का नेगेटिव है, ये कहलाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका इक्वल वेक्टर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल साधारण सा टॉपिक है। क्या करना है आपको इसके अंदर समझ लीजिए। टॉपिक है सर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए मैं आपको कोई डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं कहूंगा, आप सीधे शब्दों में ये समझें बस कि दो वेक्टर आपस में इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। आपने लिखा हुआ होगा, बाद की 3 लाइनें पढ़ के देखें इसी डेफिनेशन में, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो एक तो ए वेक्टर है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, आई जे के वही है यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और बी वेक्टर मेरे पास है a2i प्लस b2j और प्लस c2k। तो याद रखना ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल सिर्फ तब होंगे जब इनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। क्या मतलब है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ओनली व्हेन a1 इक्वल a2 आई वाला आई के, b1 इक्वल b2 जे वाला जे के, और c1 इक्वल c2। अगर a1 a2 के इक्वल हो जाए, b1 b2 के इक्वल हो जाए, c1 c2 के इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं दोनों, नहीं तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है। इस चैप्टर का बेसिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेसिक के बिना ना तो चैप्टर 10 होगा और ना 11 होगा। इन दोनों ही चैप्टर्स के अंदर हमें इस सारे बेसिक की जरूरत है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ लें। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डाल दीजिएगा बाद में, पूरा देखने के बाद, समझने के बाद। फिर भी मैं आपको अगली क्लास पे वो टॉपिक पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसका, किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते। अगला टॉपिक है मेरे बच्चे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब वैसे तो देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि आई वाले में आई जुड़ जाता है, के वाले में के जुड़ जाता है, जे वाले में जे वाला कंपोनेंट जुड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर का, कैसे करते हैं, तरीका क्या है, वो समझ लें। जैसे मान लो आपके पास ये एक ए बी वेक्टर है, और यहीं से ये एक दूसरा वेक्टर चल गया बी सी वेक्टर। तो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से अगर जोड़ दिया जाए तो ये इनका रिजल्टेंट कहलाता है, यानी कि इनका सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब, अगर ये स्मॉल ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट कहलाता है, जो कि इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। क्या मतलब,
यानी कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। इसी को कई तरीके से लिख सकते हैं, इसे इधर ले जाओ तो माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस ए सी को सी ए लिख दो, या बी सी को सी बी लिख दो। ये सब आपको मैंने नोट्स में भेज रखा है कि आप इसे दूसरे अलग अलग फॉर्मेट में किस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम भी दे देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, ये जो वेक्टर एडिशन फॉर्म है, दोबारा समझ लो एक बार, कि पहले वेक्टर को मान लो, एक तो ये वेक्टर ये है ए और एक ये है बी, तो ये जो ए प्लस बी है, एक तो ये इसका रिजल्टेंट कहलाता है। क्या मतलब है? अगर कभी कहीं पर कह दिया जाए कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, दो दिए हुए वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप कुछ नहीं करना, आप उन दोनों को ऐड कर देना। ऐड कैसे? जैसे मान लो ऊपर आपके पास दो वेक्टर थे, इक्वल वेक्टर में मैंने आपके सामने दो वेक्टर लिखे थे ये वाले, आपसे मैं कहूं इन्हें ऐड करना है, तो ये बनेगा a1 प्लस a2 ब्रैकेट में आई कैप, b1 प्लस b2 जे कैप, c1 प्लस c2 के कैप। आई में आई जुड़ेगा, जे में जे वाला जुड़ेगा, के में के वाला जुड़ेगा, ये आपस में ऐड नहीं होंगे कभी भी। दूसरा, इसको आप लिखेंगे किस तरीके से कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी, कहीं भी मोड़ना मत इसे, ये मत कर देना ए बी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, नहीं, गलत हो जाएगा। तो उसको अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे और लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ, इसे इधर ले आऊं, माइनस ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। माइनस ए सी को मैं चाहूं तो अभी नेगेटिव ऑफ वेक्टर पड़ा था, उसको सी ए लिख सकते हैं, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। और मैं चाहूं तो बीसी को माइनस सी बी भी लिख सकता हूं। तो ये अलग अलग तरीके लिखने के हैं इसके ट्राइंगल लॉ के। एक ही बात है इन तीनों का, तीनों स्टेटमेंट का, चारों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है, ये नोट्स में सब लिखा हुआ है आपके पास। अगला टॉपिक है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसका टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे आप